Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the design and analysis of algorithms course in lecture number 19. पिछले कई लेक्चर्स में हम डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमने उस हवाले से 2-3 प्रॉब्लम देख भी ली हैं। फिबोनाची सीक्वेंस सीरीज़ देखी थी, उसके बाद हमने एडिड डिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्व की थी और लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे वो नैपसैक 01 नैपसैक प्रॉब्लम पे थे। उनका हमने एल्गोरिदम देखा, पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, फिर उसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन बनाया, एल्गोरिदम डिस्कस किया और लास्ट लेक्चर में हमने उसका एनालिसिस किया टाइम के हवाले से कि क्या हम उसको अगर हम अपनी मशीन्स पे रन करें तो क्या उसका टाइम निकलेगा या हमें कोई फ़ायदा है या उसमें नहीं है। बेसिकली ऑफ कोर्स हमने उसको एक अच्छा एल्गोरिदम जो है वो कहा था। खैर लास्ट लेक्चर्स में वो जितनी बात हमने करनी थी कर ली। आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। डायनेमिक प्रॉब्लम हमारी लास्ट प्रॉब्लम होगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कैटेगरी के हवाले से, उसका हम जिक्र करेंगे और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको हम चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, सबसे पहले वही हमारा जो एक पैटर्न चलता आ रहा है पिछले लेक्चर्स में कि हम सबसे पहले इसको रियल लाइफ या मैथमेटिकल देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे इसका डीपी यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, फिर इसका एक एल्गोरिदम निकलेगा और फाइनली फिर इसका एनालिसिस भी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई या चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। अपने पिछले जब आप मैट्रिक्स वगैरह बनाते थे मैथ में, वहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के हवाले से बात की जाती थी कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे आप। दो मैट्रिक्स को आप तो नॉर्मली करते रहे होंगे, उनके रूल्स भी आपको पता ही हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मल्टीपल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ। यानी करेंगे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, उसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसको तीसरे के साथ करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको अगले मैट्रिक्स के साथ एंड सो फोर्थ। दैट इज़ द चेन। अब इसके पीछे क्या है, चेन। यानी हम क्या करेंगे, उन तमाम मैट्रिक्स को, यानी वो एक चेन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब ये चेन 4-5 मैट्रिक्स का हो तो काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि चेन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। तब क्या करेंगे, तब एक इंसान के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, बल्कि इनप्रैक्टिकल भी आप कह सकते हैं हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें कोई ऐसा एल्गोरिदम या ऐसा कोई टूल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। यानी हम उस टूल को फिर वो मैट्रिक्स दें सारी, वो हमें उसको मल्टीप्लाई करके आंसर कर दे और सेकंड्स के अंदर करके दे। जितनी मर्ज़ी उसमें हज़ारों मैट्रिक्स आप डाल दें। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि इस कंप्यूटर साइंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम आगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम, आपको पता है, ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ करेंगे, यानी ऐसे ही रफ सी टेक्निक, ऐसे अगर हम खुद करना चाहें तो उसके लिए पॉसिबल है। सपोज वी विश टू मल्टीप्लाई ए सीरीज़ ऑफ मैट्रिक्स A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई बाय A3 एंड अप टू द मल्टीप्लाई बाय AN। In what order should be the multiplication to be done? एक, अब ये मैंने आपको बैकग्राउंड इसका बता दिया कि चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या चीज़ है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास एक चेन है मल्टीप्लाई का, उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का आपस में ऑर्डर क्या होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। आप A1 को A2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे या A2 को पहले A3 के साथ करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा फिर A4 के साथ फाइनली A1 से करेंगे, या आप A2 को A1 से करेंगे या A3 और A4 को आपस में करेंगे, A1 और A2 को आपस में करेंगे, फिर उनका जो रिज़ल्ट आएगा फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ द टू कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड। अब आप देखें, हम ऑर्डर की बात करने लग गए हैं। तो जब मैट्रिक्स हज़ारों में हों या सैकड़ों हों तो उनका ऑर्डर बनाना कितना डिफ़िकल्ट टास्क होगा। आप कितने ऑर्डर्स ट्राई करेंगे। अब आगे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ए P मल्टीप्लाई बाय Q मैट्रिक्स, it can be multiplied with the
Q मल्टीप्लाई बाय R मैट्रिक्स B। अब ये रूल है, अब आपको इसका समझ आ गया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम P मल्टीप्लाई बाय Q करेंगे मैट्रिक्स A में, और मल्टीप्लाइड विद Q मैट्रिक्स R मल्टीप्लाई बाय B, एंड द रिजल्ट विल बी द P मल्टीप्लाई बाय R इन मैट्रिक्स C, एंड द पर्टिकुलर फॉर I is greater than equal to 1 and less than equal to P, and J is less than equal to R and greater than equal to 1। तो इसमें I और J जो है इन दोनों की बाउंडनेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब इसको मैं एक समेशन में लिख रहा हूँ, C of I, J is equal to A of I, K and B of K, J। बेसिकली यहाँ ऊपर हम कह रहे थे P क्रॉस Q of matrix A and multiplied with the Q cross R matrix of matrix B। तो इन दोनों को अगर आप देखें तो ये मैं इसमें बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ मैं वो यहाँ पे ये है कि Q मल्टीप्लाई बाय R और Q मल्टीप्लाई बाय B, Q मल्टीप्लाई बाय R मैट्रिक्स B का है। मैंने अब इसको आगे रिप्लेस कर दिया है I और J के साथ और K के साथ। तो अब आप देखें यहाँ पे वही I के साथ K क्रॉस होगा और फिर B में K क्रॉस J होगा। ये वही बातें हैं लेकिन इनके मैंने नाम चेंज कर दिए हैं। और K जो है वो 1 to N तक Q तक जाएगा, यानी उसमें होंगे। तो ये एक मैथमेटिकल है। अगर आप मल्टीप्लाई जानते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आगे एग्जांपल से हम देखते हैं। There are the P dot R, the total entries in the C, the each take the ordered Q to compute। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास P डॉट R एंट्रीज़ हैं C के अंदर, तो फिर आप हर के लिए जब जाएंगे तो टोटल एंट्री बनेगी ऑर्डर्ड Q टू कंप्यूट, यानी हमारे पास टोटल जो Q की वैल्यू होगी हमें उतनी एंट्रीज़ कंप्यूट करनी पड़ेंगी। और द टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ द P क्रॉस या डॉट R Q एंड डॉट R। तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाई फॉर्म बनेगी। तो ये अब मल्टीप्लाई है बेसिकली। अब आप देखें कि ये अब आप करके देख लें, दो मैट्रिक्स को सामने रख के मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आपको फिर क्लियर हो जाएगी। मैं अब यहाँ पे इनके ईच केस ऑफ 3 मैट्रिक्स यहाँ पे आप करें कि हमारे पास A1 है जो कि मैट्रिक्स है 5/4 की। अब ये एग्जांपल है उसी जो मैंने पीछे समेशन आपको दिखाई है। और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो 4 क्रॉस 6 की है। ये 4 रोज़ और कॉलम की बात हो रही है तादाद की। A3 जो है हमारे पास 6 क्रॉस 2 की है, मतलब 6 इसमें रोज़ होंगी और 2 कॉलम होंगी, ठीक है। और ये अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। द मल्टीप्लिकेशन कैन बी ट्राई आउट, यानी अब इसके ऑर्डर्स देख लें। या तो हम A1 और A2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, उसका जो रिज़ल्ट आए A3 के साथ हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम पहले A2 और A3 को आपस में कर लें, उसका जो रिज़ल्ट आए वो A1 के साथ हो। तो ये दोनों ऑर्डर्ड हैं, ये ऑर्डर की बात हमने की थी कुछ देर पहले, वो हैं। द कॉस्ट ऑफ द 2 इज़, अब यहाँ पे अब इन दोनों की कॉस्ट जो मैं निकाल रहा हूँ वो अब आप देखें कि अगर तो मैं पहला ऑर्डर फॉलो करता हूँ तो उससे हो जाएगा मेरा ये 5.4.6 प्लस 5.6 क्रॉस 2। अब ये क्या है, ये वही ऑर्डर्स हैं इनके, यानी मैंने जैसे कहा है कि A1 जो हमारे पास है वो 5 क्रॉस 4 है और A2 जो है, इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली 5 क्रॉस 4। और ये मैंने कहा था कि यहाँ पे P क्रॉस R आएगा और Q प्लस R आएगा। तो यहाँ पे Q हमारे पास ये 4 है और 6 हमारे पास, ये Q यहाँ से आया और ये 6 आया। बहरहाल ये सारी वो मल्टीप्लिकेशन है जो आप पहले करते आए हैं, इनको आप एनालिसिस करें। उसके बाद अगर आप इस ऑर्डर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, यानी ये ऑर्डर बनेगा। अब आप इनको सॉल्व कर लें, इनको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, जमा करेंगे तो 180 आंसर आएगा और इसका आता है 88। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है यानी कंप्यूटेशंस, यानी नंबर ऑफ़ कंप्यूटेशंस जो हमें करनी पड़ रही हैं
ऊपर वाले केस में 180 करनी पड़ रही हैं और नीचे 88 करनी पड़ रही हैं। तो ऑफ कोर्स ऊपर वाला जो ऑर्डर है वो एक अच्छा ऑर्डर नहीं है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कंप्यूटेशन यानी कॉस्ट ज़्यादा है। ज़्यादा कंप्यूटेशंस का मतलब ये है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑफ कोर्स दैट इज़ द नॉट सूटेबल। There are the considerable saving the achieve can even the simple example in journal. However, in what order should be the multiply a series of matrix A1, A2 and up to the A1. The matrix multiplication is an associative but not the commutative operation. ये अब आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये ऑर्डर जो मैंने दिखाए हैं ये एसोसिएटिव हैं, कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव रूल्स आपने मैथ में पढ़े होंगे, ये भी अब आपको इससे याद आ गया होगा कि इनमें क्या फ़र्क है। इन जनरल, however, in whatever should be multiply a series of matrix A1 into A2 and up to the AN. The matrix multiplication is an associative but not the commutative operation. ये बात हो चुकी है। And we are free to add the parentheses above multiplication, but the order of the matrix cannot be changed. यानी हम पैरेंथेसिस तो लगा सकते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो सकता। अब चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे अब हमने वो बैकग्राउंड सारा देख लिया मैथमेटिक्स का, और ये भी आप मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा कि दोनों में हमें क्या चीज़ मिल रही है और किस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये मुझे उम्मीद है आपने इसको कवर कर लिया होगा। आगे अब चेन मैट्रिक्स प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। Chain matrix multiplication problem, the given the sequence A1, A2 and up to the AN and dimension of the P0, 1 and Pn। अब ये dimension की बात मैं कर रहा हूँ, वही जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कहा कि A1 जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी 5/4 है, तो ये 5/4 का मतलब क्या है, डिमेंशन है, इनको मैं डिमेंशन कहूँगा। एंड वेयर AI ऑफ द डिमेंशन, तो यहाँ पे P ऑफ I-1 मल्टीप्लाई बाई I, यानी P क्रॉस हमने Q कहा था, P सबसे पहले P क्रॉस Q, फिर Q क्रॉस R कहा था अगर आपको याद हो, तो उसको अब हम जेनेरिकली यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि P ऑफ I-1 क्रॉस PI determine the order of multiplication that minimize the number of operations. We could write the procedure that tries to all possible parentheses. Unfortunately, the number of ways of parenthesis and expression is very large. ऑर्डर की बात जहाँ पे मैंने की थी कि हमारे पास एक चेन है मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा, ये तो 3 थी, इनके ऑर्डर तो बड़े सिंपल थे, मैंने दिखा दिए। लेकिन जहाँ पे सैकड़ों मैट्रिक्स होंगी वहाँ पे आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पैरेंथेसिस कहाँ लगाएंगे, यानी पैरेंथेसिस का मामला कैसे हल करेंगे, किस किस के साथ लगाएंगे, शायद आप भूल भी जाएं। तो ये जो पैरेंथेसिस अगर लगाने का मसला है, इसकी एक्सप्रेशन खुद से यानी ऑर्डरिंग करना ही बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाती है। मल्टीप्लाई तो बाद में करना है ना, पहले उनकी ऑर्डरिंग डिसाइड करना, क्योंकि ऑर्डर का इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने एग्जांपल कवर किया है कि एक ऑर्डर से हमारी कॉस्ट 180 जा रही है, उसी एग्जांपल को अगर हम दूसरे ऑर्डर से करें तो उसकी कॉस्ट 80 आ रही है। बहुत बड़ी सेविंग है, 80 और 180 में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये जो ऑर्डरिंग वाला मामला है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर द सेक ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। अब यहाँ पे इफ़ देयर एंड द n आइटम्स बट देयर आर द n-1 वेज टू विच द आउटर मोस्ट पेयर। अब यहाँ पे देखें मैंने पैरेंथेसिस लगाए, यहाँ पे देखें आप A1 है और बाकी A2 अप टू द n तक जाता है। यहाँ आप A1 को अलग रखें और फिर एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप A1 के साथ अगला आइटम ले आएँ A2। तीसरा ये है या A3 के साथ 3 आइटम ले आएँ। तो ये करते जाएं, बल्कि यहाँ पे आप उन सारे आइटम्स को लेके आएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक, यानी आखिरी आइटम तो छोड़ देंगे ना भाई, आखिरी आइटम तो छोड़ देंगे, वो हमारा ये an है, यहाँ पे हम a-1 तक जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास टोटल 10 मैट्रिक्स हैं और 10th वाली मैट्रिक्स an कहलाएगी, और ये हमारे जो पहले पैरेंथेसिस में आएंगे वो A1 से A9 तक जाएंगे, ये n-1 यानी 10-1 इज इक्वल टू 9। तो ये एक जेनेरिक आपको नज़र आ रहा है। वंस वी सेपरेट जस्ट आफ्टर द kth मैट्रिक्स वी क्रिएट द 2 सब लिस्ट टू द पैरेंथेसिस, one that k and other can k-1।
तो अगर हम इनको आपस में सेपरेट कर दें तो ये कुछ यानी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, या तो ये कर लें, या दूसरा ये है कि आप उस पूरी लिस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें फिर ऑर्डर करें। अब उसमें जो बनेगा वो A1 से AK तक बनेगा। कि मतलब अगर आपने फ़र्ज़ करें 10 की थी मैट्रिक्स, तो आपने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो 5 हो गई, यहाँ से 6। अब पहला जो हिस्सा होगा वो 1 से लेके 5 तक जाएगा, दूसरा हिस्सा K+1 यानी 6 से आगे AN यानी 10 तक जाएगा। वी वुड कंसीडर द ऑल वेज ऑफ parenthesizing these two, and since there are independent choices, if there are the L ways of parenthesis and left sublist and there are the R ways of parenthesis in right sublist। अब बाद में अब जो कहानी आपके सामने आ गई कि 2 लिस्टें हमने बना ली। अब मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमारे पास तरीका है इस लेफ़्ट सब लिस्ट का, इसको आप पैरेंथेसाइज़ करो अलग और R को पैरेंथेसाइज़ करो। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक L वे हम कह रहे हैं उसको, दूसरा R वे कह रहे हैं। अब जब दोनों के वेज अलग अलग हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन टोटल की कॉस्ट निकलेगी जिसको हम कह लें L.R। and this suggests the following recurrence for the P of n, the number of different ways of parenthesizing n items। तो यहाँ पे अब हम वही बात ले आए हैं, अपनी जेनेरिक रिकरेंस रिलेशन बना लिया है हमने। देखें कि हम किस तरीके से डायनेमिक प्रॉब्लम में ये रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं। अभी फाइनल नहीं है, इसमें अभी और चेंज आएगा, लेकिन इस यहाँ तक आपने समझना है। P of n इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारे पास वही P of k और n-1, ये अभी मैंने आपको समझाया है कि हम यहाँ पे P of k तक जाएंगे इनटू क्रॉस n-k शुरू में। लेकिन यहाँ पे अगर n हमारा 1 है, यानी अगर मैट्रिक्स हमारे पास 1 है तो उसका तो आंसर 1 ही है, ठीक है। अगर 1 से बड़ा है हमारा, यानी 2 या 2 से बराबर है या 2 से ज़्यादा है, तब ये हमारा n वाला केस चलेगा। बेसिकली यहाँ पे k जो हमारा है वो 1 से है, n जो है -1 होगा, यानी हमने बैकवर्ड आना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पैरेंथेसाइज वाला मामला है वो इस तरीके से सॉल्व होता है। अब आगे इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हम इसको मतलब सॉल्व तो नहीं करने जा रहे, लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दिस इज़ रिलेटेड द फेमस फंक्शन कमेंटोरिक्स कॉल्ड द कैटलॉन नंबर्स। अब यहाँ नाम सुनते ही आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स याद आ जानी चाहिए, या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे ये कमेंटोरिक्स का एक चैप्टर होता है, वो आपने पढ़ा होगा, और उसी में कैटलॉन नंबर्स होते हैं। and these Catalan numbers are related to the numbers of binary trees on the n nodes, and the Catalan numbers का जो फार्मूला होता है या कमेंटोरिक्स का, उसको हम इस तरह लिखते हैं C of n is equal to 1 over n plus 1 into 2 of n over, ये ओवर नहीं है, ये नीचे n कहते हैं, तो ये सुपर एंड सब में चला जाता है। अब ये वाला आपने अगर फार्मूला नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, इसको हम आगे मतलब कुछ करने नहीं लगे। ये जस्ट हम यहाँ आपको थोड़ा सा मैं पैरेंथेसाइजिंग वाला जो मामला है वो समझाने लगा हूँ। अगर आप इस फार्मूला को लें तो ये इसको सॉल्व आउट करें तो P of n इज़ इक्वल टू C इंटू n-1 बनता है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 4 लें मिसाल के तौर पर, यानी n अगर आप 4 मैट्रिक्स लें, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ पैरेंथेसाइजिंग बनते हैं वो बनते हैं 4 टू द पावर ऑफ़ n, यानी 4 रेज़ टू द पावर ऑफ़ n। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये 4 मतलब n जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, फ़र्ज़ करें हज़ारों मैट्रिक्स हो जाएं, यानी अगर आप मतलब इसको 4 से सॉल्व बाउंड कर रहे हैं हम, तो इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म है वो कौन सी है? 4n। ऑफ कोर्स ये 3 टू द हाफ तो 2 तो नहीं है, यानी हाफ तो नहीं है इसका, ये तो छोटी है इससे वैल्यू। तो इसमें डोमिनेटिंग टर्म आपको निकालना मैंने सिखाई थी एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, तो ये हमारे पास 4 टू द पावर ऑफ n आती है। दिस इज़ द डोमिनेटिंग टर्म, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ in the 4 to the power of n, thus the P of n will be grow the large quickly। अब देखें n जितना मर्ज़ी बढ़ता जाएगा, ये जो 4 ऑफ फ़र्ज़ करें 10 तक भी चला जाता है तो बहुत बड़ी वैल्यू निकलेगी। 100 तक तो आपको निकालना ही इसमें काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आएगी। तो ये आप देखें कि प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम।
इस तरह का अगर आप इसको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे हमने कहा कि 1 को 2 से कर लो, ये कॉम्बिनेटोरिक्स के ज़रिए हम कॉम्बिनेशन बना लें, तो ये काफ़ी बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम बन जाएगा। और ऐसे समझ लें कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे n की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसको प्रोसेस करना ही इनप्रैक्टिकल हो जाएगा। तो दैट इज़ द नॉट सो फॉर गुड टेक्निक इन दिस प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी मतलब एक इसकी बैड चीज़ समझ लें। यहाँ पे अब आगे चलते हैं और आगे जाने से पहले मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बेसिकली आगे यहाँ तक आज हमने प्रॉब्लम का बैकग्राउंड कर लिया। अगले लेक्चर में हम आगे इसको डीपी यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में लेके आएंगे और ये मसला हमारा हल हो जाएगा। यानी हम कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं इस काम के लिए जो कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर इसका आंसर दे, ये एक्सपोनेंशियल में नहीं चलेगा। बेसिकली शुरू के लेक्चर में अगर याद हो तो हमने कहा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम उनका टाइम अगर हम कैटेगराइज करें तो उसमें एक्सपोनेंशियल है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसके अंदर लग जाएगा। उस चीज़ से हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है इसी प्रॉब्लम को हम आगे लेके चलेंगे, एक डीपी प्रॉब्लम के उस अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब तक मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसको ज़रा अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें, मैथमेटिक्स के हवाले से करके देख लें 2-3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, ताकि रूल आपके जहन में फ़्रेश हो जाएं, ताकि हम उनको आगे अच्छे तरीके से देख पाएँ। उनके जो ऑर्डर्स होते हैं और उनके जो अभी हमने जिनको डायमेंशंस का नाम दिया है, यानी उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कितने मैट्रिक्स है रोज़ और कॉलम के हवाले से, ये सारी चीज़ें आप इनको रिवाइज़ कर लें ताकि आगे आने वाली प्रॉब्लम को हम देख सकें। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करूँगा। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और पिछले तमाम वीडियोस को लाजमी देख लें जो हमारी काफ़ी सारी वीडियोस गुज़र चुकी हैं। मैं आपसे इस वक्त इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।